आज हम लोग अपने चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। टॉपिक के मतलब को आप पहले समझिए तो सारा कंटेंट आप अपने आप समझ जाएंगे। यहाँ पे ना एग्जांपल लेते हैं हम लोग अपने नमक का, वो नमक जो कि हम लोग अपने घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो नमक हमारा क्या है? सबसे पहला तो क्रिस्टल है। क्रिस्टल का मतलब होता है, क्रिस्टल को हम लोग कैसे पहचानेंगे? दो तरीके से। पहला बात तो क्रिस्टल का मतलब होता है बहुत ही छोटा छोटा दाना, पहला बात। दूसरा बात, क्रिस्टल का मतलब होता है वो थोड़ा सा क्या होगा, चमकदार होगा। और क्रिस्टल को समझने के लिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ से, चीनी का और नमक का। तो चीनी और नमक हमारा क्या है? अपने आप में एक क्रिस्टल है। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि वो जो छोटा छोटा नमक देखते हैं आप, छोटा छोटा जो पार्टिकल देखते हैं आप चीनी का, क्या वो वाकई में ड्राई होता है? क्या वो वाकई में सूखा होता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हालांकि यदि आप हाथ में नमक को लेंगे, चीनी को हाथ में लेंगे आप, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सूखा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, वो बिल्कुल सॉलिड होता है। लेकिन क्या वो वाकई में सॉलिड होता है क्या? यानी कि क्या वो वाकई में ड्राई होता है, सूखा होता है? नहीं। आपको यदि ये जानना हो ना तो आप क्या करना, आपके लिए होमवर्क भी है। आप क्या करना, आप घर जाना, ठीक है। आप क्या कर लो, एक प्लेट में नमक निकालो और दूसरे प्लेट में आप चीनी निकालो। दोनों को निकाल के आप घरों में, अपने घर में एक दिन के लिए खुला छोड़ दो। अगले दिन आप देखेंगे कि वो सारा का सारा नमक आपका पानी के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। उसी प्रकार से सारा का सारा आपका चीनी पानी के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि रूम टेम्परेचर पे जो आपने चीनी और नमक को खाली रखा, उस पर वो हीट पड़ा और वो हीट क्या कर दिया, पूरी तरीके से चीनी के पार्टिकल को पिघला दिया। और जब वो पिघलेगा तो क्या उससे मिलेगा? आपको पानी देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि क्रिस्टल वाकई में ड्राई नहीं होता है, वो थोड़ा सा गीला होता है। हाँ, वो हालांकि वो दिखता नहीं है हमको, लेकिन वो गीला होता है। अब कितना गीला होता है, उसमें कितना पानी का मात्रा मिला हुआ होता है, वो हम लोग अब यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए समझिए अब ध्यान से। यहाँ पे ना इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया गया है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात तो कॉपर सल्फेट है, क्या है? सॉल्ट है। क्या ये सॉल्ट खाने वाला है? नहीं, ये सॉल्ट हमारा केमिकल सॉल्ट है, जिसको हम लोग केमिकल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट। कॉपर सल्फेट अपने आप में एक नमक है, एक सॉल्ट है। आगे बढ़ते हैं फिर। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स सीम्स टू बी ड्राई बट दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब आप अपने हाथों पे कॉपर सल्फेट के छोटे छोटे टुकड़ों को लोगे, यानी कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को जब अपने हाथों पे आप लोगे, तो बिल्कुल वो ड्राई दिखेगा, बिल्कुल वो सूखा दिखेगा। लेकिन एक्चुअली में वो सूखा होता नहीं है, यानी कि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है उसमें पानी का बूंद पहले से है। वो आपको दिखता नहीं है, फिर दिखेगा कैसे? देखते हैं कब दिखेगा। When we heat the copper sulfate crystal, water is removed and the copper sulfate crystal turns white. अब आप क्या करो, यदि आपको ये पहचानना हो कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में वाकई में पानी होता है कि नहीं होता है, आप क्या करो, उस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को आप हीट करना शुरू करो। मतलब कि आप उसको आग के ऊपर रख के उसको आप हीट दो लगातार। उसमें आप दो चीज़ गौर करेंगे। गौर पहला ये करेंगे कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल हमारा जो है ना पानी को छोड़ रहा है, पहला। दूसरा बात उसमें आप ये गौर करेंगे कि ये कॉपर सल्फेट एकदम वाइट कलर का हो गया, यानी कि हीट करने से पहले उसका कलर कैसा था? हालांकि हीट करने से पहले उसका कलर ब्लू होता है। जब आप उसको हीट करेंगे ना, उसका कलर वाइट हो जाएगा, पहला बात। और दूसरा बात, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से आपको पानी निकलता हुआ दिखेगा। इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है, जो दाना होता है छोटा छोटा सा, वो वाकई में पहली बार देखने में तो सूखा लगता है, लेकिन जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो उसके दो चीज़ हमको देखने को मिलता है, पहला वाटर और दूसरा उसका कलर कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। लेकिन हीट करने से पहले उसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे, इफ वी मॉइस्चन द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल अगेन विथ वाटर वी विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स रीअपीयर्स। लेकिन जब, अच्छा एक बात बताइए, जब हमने आपको उसको हीट किया तो दो चीज़ देखने को मिला, क्या? पानी, और उसका कलर कैसा हो गया? वाइट हो गया। और वो पानी हमारा क्या हो जाएगा? एवोपरेट हो जाएगा, ऊपर आसमान में चला जाएगा, मिल जाएगा हवा में। लेकिन जब उसी क्रिस्टल को हम दोबारा पानी दे देंगे तो वही कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो वाइट हो चुका था, अब कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, यानी कि वो अपने कलर में वापस आ जाएगा। तो यहाँ से हमको यही कंक्लूजन निकलता है कि वाकई में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल पहले ब्लू कलर का होता है,
दिखता ड्राई है, लेकिन जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो वो ब्लू से वाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उसका पानी निकल के एवोपरेट हो जाता है। लेकिन जब दोबारा उसको पानी दे देंगे वो दोबारा हमारा किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का दोबारा वो हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। यानी कि अच्छा यहाँ पे ना 1 फार्मूला यूनिट का मतलब आप इसको, हालांकि ये चीज़ तो 9th क्लास का है, कोई बात नहीं, आप उसको भूल गए हो कोई बात नहीं। आप सिंपली ये बताओ कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। यानी कि CuSO4 में वाटर मॉलिक्यूल हमारे कितने प्रेजेंट होंगे, 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तभी जाके हमारा कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कहलाएगा। कोई डाउट इसमें? अब देखो यहाँ पे ना कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दोनों में फ़र्क होता है। सिंपली आपसे बोले कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बताओ तो CuSO4 लास्ट, बस खत्म। लेकिन अब हमसे कोई बोले कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला बताओ तो क्या बताओगे, CuSO4 तो बताना है, उसमें बस .5H2O लिख देना है। मतलब कि कॉपर सल्फेट में यदि हम वाटर का 5 मॉलिक्यूल मिला देते हैं तो वो कॉपर सल्फेट का क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि सो द केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। अच्छा यहाँ पे ना एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, हाइड्रेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ में पानी का मात्रा मिला दो। जैसे गर्मी के समय में क्या होता है, हम बाहर से आते हैं और हम क्या बोलते हैं कि हम डिहाइड्रेट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा सारा अंदर का पानी जो पसीना के रूप में बाहर निकल गया, इसी को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेट। और जब हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा जब हम लोग पसीने से पूरा लथपथ होते हैं और पसीने धूप से घर आते हैं तो क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेट हो गए हम। फिर क्या करते हैं हम लोग, पानी पीते हैं। यानी कि डिहाइड्रेट से हाइड्रेट होने के लिए हम लोग पानी पीते हैं। वही यहाँ पे है कि कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में, यानी कि उसमें यदि पानी मिला हुआ है तो उस समय पे उसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। कोई डाउट अब इसमें? बात समझ में आया है? तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली ये बताया जा रहा है कि कॉपर सल्फेट का सिंपल फॉर्मूला होता है CuSO4, लेकिन जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे तो CuSO4.5H2O। ये 5H2 हमको ये बताता है कि कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल हमारा मिला हुआ है, तो अभी हमारा वो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कहलाएगा। कोई डाउट है इसमें? अब यदि कोई ऐसे पूछ दे के बताओ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक है, और अच्छी तरीके से समझाना हो तो बता दीजिएगा सिंपली 5 बूंद, बस बात खत्म। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ना एक चीज़ आ गया, हम लेके चलते हैं आपको दोबारा वॉशिंग सोडा वाले टॉपिक में। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जरा देखो तो क्या था, Na2CO3.10H2O। तो बताइए यहाँ पे केवल वॉशिंग सोडा यदि बोला जाए तो वॉशिंग सोडा हमारा केवल फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3। लेकिन जब वॉशिंग सोडा का हाइड्रेटेड फॉर्म बोला जाए, मतलब कि उसे क्रिस्टल के बारे में जब बात किया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें बस फॉर्मूला वही रहेगा, बस 10H2O लगा देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में यदि हम 10H2O लगा देते हैं तो वो हमारा वॉशिंग सोडा का क्रिस्टल तैयार हो जाएगा। और वॉशिंग सोडा को जब आप हीट करोगे तो ये हमारा वाटर क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दोबारा अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छा यहाँ पे एक टर्म है हमारे पास, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल में, यानी कि किसी भी फॉर्मूला में वाटर का कितना अमाउंट मिला हुआ है वही हमारा कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका हालांकि एक बार इसका प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। यानी कि किसी फॉर्मूला में हमारा वाटर मॉलिक्यूल कितना रहेगा, इसी को हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये बिल्कुल फिक्स नंबर होता है, ऐसा नहीं कि वॉशिंग सोडा के साथ आप 10 वाटर मॉलिक्यूल के अलावा 15 वाटर मॉलिक्यूल मिला देंगे, नहीं, वो बिल्कुल फिक्स रहता है। उसी प्रकार से कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के साथ आप 5 वाटर मॉलिक्यूल के अलावा 10 मिला देंगे, ऐसा नहीं होता है, वो बिल्कुल फिक्स रहता है। या केमिस्ट्री की दुनिया में इसको फिक्स कर दिया गया है। कोई डाउट है इसमें? अच्छा यदि अब आपसे कोई पूछे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का आप 4-5 एग्जाम्पल दो, चलो 4-5 एग्जाम्पल छोड़ दो, 2-3 एग्जाम्पल दो, तो 2-3 एग्जाम्पल तो आप तुरंत दे सकते हो। किसका? सबसे पहला एग्जाम्पल वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का क्योंकि उसमें भी हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिला हुआ है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल मिला हुआ है, पहला ये हो गया हमारा। दूसरा कॉपर सल्फेट का,
ये हमारा एग्जाम्पल होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। तो 2-3 एग्जाम्पल तो हम लोग ऐसे ही दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप और दे सकते हैं, वो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। कौन सा, देखो, वन अदर सॉल्ट विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। हमारा एक जिप्सम भी है, जिप्सम एक सबस्टांस है, अभी उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। जिप्सम भी एक सबस्टांस है जिसमें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है। अब देखो, जिप्सम हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। इसका फॉर्मूला आपको दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा डायरेक्ट। सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड जिप्सम इज CaSO4.2H2O। तो ये पूरा जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये हमारा पूरा फॉर्मूला किसका है? जिप्सम का है। हालांकि जिप्सम के बारे में भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे डिटेल में प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले टॉपिक में, लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझिए कि जिप्सम भी हमारा एक सबस्टांस है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को हमको मिलता है। लेकिन इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें हमारे होंगे। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, अब हम लोगों को यहाँ पे जिप्सम के बारे में यदि और अच्छी तरीके से समझना है तो हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। देखिए, समझिएगा ध्यान से आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझने से पहले ना यहाँ पे आप ये समझिए, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका पहली बार जो खोज है वो कहाँ पे किया गया था? पेरिस में किया गया था, इसीलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, यहाँ पे ये तो समझ में आता है कि सर पहली बार इसका खोज पेरिस में किया गया, इसीलिए इसका नाम पर आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन सर यहाँ पे प्लास्टर का मतलब क्या है? प्लास्टर का मतलब यहाँ पे अभी बताएंगे आपको, तब आपको जब समझ में ज़्यादा आएगा। हालांकि बता देते हैं पहले ही, प्लास्टर का मतलब है कि जब हम लोगों का हाथ पैर टूटता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं ना, और जिप्सम का इस्तेमाल हम लोग वहीं पे करते हैं, इसीलिए इसका पूरा नाम क्या पड़ गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम पूरा पड़ गया। तो कोई पूछे कि पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहली बार इसका खोज पेरिस में किया गया था। पेरिस हमारा कहाँ है? यूरोप में, ठीक है, वहाँ पे खोज किया गया इसका पहली बार। दूसरा बात, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लास्टरिंग करने के लिए, इसका इसलिए इसका पूरा नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। क्या है, देखो, ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम का मतलब क्या? CaSO4.2H2O, यानी कि जब हम लोग जिप्सम को हीट करेंगे 373 केल्विन पे, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बन जाएगा? इसका पूरा नाम क्या होगा? CaSO4.12H2O। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बड़ा समझना आसान है, समझिए ध्यान से। हमारा जिप्सम का पूरा फॉर्मूला क्या होगा? जिप्सम का पूरा फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। यदि हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये इसमें जो हमारा 2 वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एवोपरेट हो जाएगा। बचेगा केवल क्या? केवल हाफ, 1/2 वाटर मॉलिक्यूल बचेंगे। तो समझिए यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर्मूला है और इसी 2 फॉर्मूले में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले समझिए यहाँ पे ध्यान से, CaSO4.2H2O ये हमारा फॉर्मूला है जिप्सम का। और यदि इस जिप्सम को हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट है? 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जब हीट करेंगे इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल यानी कि 1.5 वाटर मॉलिक्यूल हमारा वाटर में, सॉरी, एनवायरनमेंट में एवोपरेट हो जाएगा। फिर बचा केवल क्या? 1/2 बचा। और इसी CaSO4.12H2O को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई डाउट इसमें? तो CaSO4.2H2O को कहेंगे जिप्सम और CaSO4.12H2O को कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब वो कोई बोले कि बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे कि जब हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो उसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल एवोपरेट हो जाता है, वो लूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। केवल बचा केवल कितना? 1/2 बचा। तो CaSO4.12H2O हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया वही हमारा कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा इसके बारे में। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ नहीं है, बस ये हमारा एक वाटर पाउडर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसके बारे में ना अभी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताएंगे क्या है। ऑन मिक्सिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन एंड गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। अब देखो, सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे समझिए कि हमारे पास जिप्सम का पूरा फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O, ठीक है। इसको हमने हीट किया तो क्या मिला हमारे पास? CaSO4.12H2O बना और यही हमारा क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो बताइए, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम कितना वाटर मॉलिक्यूल मिला दें कि दोबारा हमारा जिप्सम तैयार हो जाए? कितना मिला दें बताइए? हाफ मिला देंगे तब हो जाएगा हमारा। यानी कि CaSO4.12H2O में हम 1.5 वाटर मॉलिक्यूल यदि इसमें मिला दें
तो हमारा जो रिजल्ट बन के तैयार आएगा वो तो दोबारा घूम फिर के जिप्सम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, क्या देखो, CSO4.12H2, ये हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें जब हम, अच्छा बताइए, इसको जिप्सम बनाने के लिए कितना वाटर मोलिक्यूल चाहिए? 1.5 वाटर मोलिक्यूल चाहिए। तो यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 वाटर मोलिक्यूल दे देते हैं तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, दोबारा जिप्सम बन के दोबारा तैयार हो जाएगा, यानी कि CSO4.12H2। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ गया? और यदि इसी जिप्सम को हम दोबारा हीट कर देंगे तो दोबारा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको गहराई से समझिए। एक बार में पूरा हम समराइज कर देते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CSO4.12H2। ठीक है, इसको यदि हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमारे सामने बनकर तैयार होता है CSO4.12H2, और यही हमारा कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यदि हम इसमें 1.5 वाटर मोलिक्यूल ऐड कर दे तो दोबारा हमारा क्या बन के आ जाएगा, जिप्सम बन के आ जाएगा। वही रिएक्शन हमारा यहाँ पे दिया गया है। ये हमारा हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें कि केवल 1/2 वाटर मोलिक्यूल है, और इसमें यदि हम 1/2 वाटर मोलिक्यूल ऐड कर देंगे तो हमारा दोबारा जिप्सम बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जिप्सम का ना यूज देखिए, आपको यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, आपको समझिए ध्यान से। इट इज़ यूज बाय डॉक्टर्स एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो इस्तेमाल है ना, वो डॉक्टर करते हैं। क्यों करते हैं? जब हमारा कहीं हाथ का हड्डी, पैर का हड्डी, कमर का हड्डी टूट जाता है तो हम लोग बैंडेज करवाते हैं, प्लास्टर करवाते हैं। तो प्लास्टर करने में जो हमारा बैंडेज तैयार होता है ना, उसमें हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से एक्चुअली में होता क्या है। आपके सामने दोबारा रिएक्शन लेकर आते हैं और आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे सपोज कीजिए कि जब आपका हाथ या फिर पैर टूटता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे करता है और वो बोलता है कि आपका हाथ टूटा हुआ है। वो क्या करता है, आपके हाथ के ऊपर प्लास्टर करता है। प्लास्टर करने से पहले वो क्या करता है, आपके हाथ के ऊपर एक रुई लपेटता है, रुई के ऊपर एक धागा लपेटता है, धागा के ऊपर एक कपड़ा लपेटता है वाइट कलर का। उस कपड़े के ऊपर आपने कभी गौर किया है कि डॉक्टर ना क्या करता है, सबसे पहले एक पैकेट फाड़ेगा, उस पैकेट से वो एक पाउडर निकालता है। वो पाउडर बेसिकली हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। समझे ध्यान से, हम क्या बता चाह रहे हैं। डॉक्टर क्या करता है, आपके बैंडेज को करने के लिए, यानी कि आपके हाथ को प्लास्टर करने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, एक पैकेट को फाड़ेगा, उस पैकेट से वो वाइट कलर का एक पाउडर निकालेगा। वो वाइट कलर का पाउडर बेसिकली क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और वो पाउडर कैसा होता है, बिल्कुल सूखा होता है। जैसा पाउडर हम लोग अपने घरों में लगाते हैं चेहरे में, वो वैसा ही पाउडर होता है। वो पाउडर बेसिकली क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो बताइए, जब वो वाटर हमारा जब वो पैकेट हमारा जिसको हमने फाड़ा उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस निकला, उसका फॉर्मूला क्या होगा अभी फिलहाल, CSO4.12H2O। यानी कि डॉक्टर ने जैसे पैकेट को फाड़ा, उसमें से जैसे उन्होंने पाउडर को बाहर निकाला, वो पाउडर हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उसका फॉर्मूला क्या है अभी फिलहाल, CSO4.12H2O। अब याद कीजिए, वो डॉक्टर क्या करता है, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाता है। अब बताइए, जब हम लोग उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देंगे, कितना पानी मिलाएंगे, 1/2 पानी मिलाएंगे, तो हमारा बनके क्या तैयार होगा, जिप्सम। जिप्सम बनकर तैयार हो जाएगा। और वही वो जिप्सम पूरा कैसा होता है, एकदम आटा की तरह, पूरा वो गुथ देता है, पूरा गीला कर देता है, और वही वो पाउडर आपके प्लास्टर के ऊपर पूरा वो रगड़ता है। रगड़ने के बाद उसको 5-10 मिनट सूखा छोड़ देता है, और सूखा छोड़ने के बाद वो पूरा का पूरा बैंडेज आपका कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब बात समझ में आया डॉक्टर क्या करते हैं। तो जो डॉक्टर आपके हाथ के ऊपर बैंडेज करते हैं, तो बैंडेज करने में बेसिकली किसका यूज है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जो पाउडर को फाड़ते हैं, पाउडर बेसिकली हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग पानी मिलाएंगे, क्या तैयार हो जाएगा, जिप्सम तैयार हो जाएगा। और उसी जिप्सम को आपके बैंडेज के ऊपर रगड़ के पूरा एकदम उसको बराबर कर दिया जाता है, और जो कि हमारा बिल्कुल एक हार्ड सॉलिड हमारा बैंडेज तैयार हो जाता है। कोई डाउट अब इसमें? इसीलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर करते हैं, दूसरा बात, इसका खोज कहाँ पे किया गया, पेरिस में किया गया, इसीलिए इसका पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे बढ़े फिर, चलो, ये इसका पहला इस्तेमाल हो गया। आगे, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज। बहुत सारे ऐसे खिलौने हैं जिसको बनाने के लिए भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हार्ड सबस्टांस बनाने के लिए, यानी कि हार्ड सरफेस उसको प्रोवाइड करने के लिए हम लोग बहुत सारे टॉय में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल। बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल हमारा इजी होते हैं जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि हार्ड होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। कई बार हम लोग अपने घरों के सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई डाउट अब इसमें?
चलिए, इस तरीके से हमारा इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर कम्प्लीटली खत्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पे किसी टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।